Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं देश और विदेश की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। आज की अपडेट की शुरुआत करेंगे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम से आई एक बड़ी अपडेट से। एडीए के ऑफिसर्स ने यह कंफर्म कर दिया है कि टेडबीएफ को जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल है वो 2023 के मध्य तक मिल जाएगा, और जैसे ही अप्रूवल मिलेगा उसके बाद जो प्रोटोटाइप वर्क है टेडबीएफ का वो शुरू कर दिया जाएगा। एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का कहना है कि 4 प्रोटोटाइप टेडबीएफ के बनाए जाएंगे, जो कि अलग अलग जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं उनसे गुजरेंगे। और ये जो अलग अलग प्रोटोटाइप्स हैं इनके बनने के बाद जो टेस्टिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर हम बात करें इनकी पहली उड़ान की, तो ये वर्ष 2025 से 26 के बीच में संभावित है कि टेडबीएफ की पहली उड़ान आयोजित कर ली जाएगी। हालांकि इस प्रोग्राम में जो डेवलपमेंटल कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की आएगी, और माना जा रहा है कि ऑलरेडी ये प्रोग्राम काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं अनुमान एक लगाया गया है जहां पर यह बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना में जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हैं ये वर्ष 2030 या वर्ष 2021 से ऑपरेशनल भी हो जाएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो एलसीए नेवी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि एलसीए नेवी से जो प्राप्त डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम में, और यहाँ पर आपको डिले की कोई भी संभावना देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अमेरिका के जो 6 जन फाइटर प्रोग्राम है इनको लेकर के डिटेल्स भी सामने आने लगी हैं। शुरुआत में ये माना जा रहा था कि अमेरिका का ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एयर डोमिनेंस को स्टैब्लिश करने के लिए ही होगा, लेकिन अब इसको लेकर के कुछ नई जानकारियाँ सामने आई हैं। दरअसल अमेरिका का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर अपने साथ तकरीबन 5 सर्विलांस और अटैक ड्रोन्स को भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। जी हाँ, ये फाइटर अकेले उड़ान नहीं भरेगा, बल्कि इसके साथ पूरा का पूरा एक जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टीम है वो होगी, जिसमें सर्विलेंस से लेकर के अटैक ड्रोन्स तक मौजूद होंगे। माना जा रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म का, इसे एक नाम दिया गया है जिसे कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी सीसीए नाम से पुकारा जाएगा। सीसीए कॉन्सेप्ट भारत के कैट्स प्रोग्राम से ही समानता रखता है, यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम जो भारत का है उससे ही ये समानता रखता है, और उसी प्रकार ये ऑपरेशनल भी होगा। आपको याद होगा हमने परसों की ही वीडियो में आपको बताया था कि अमेरिकी वायुसेना के आला अधिकारी ने यह कहा था कि इसके पहले कि चीन अपने 6 जन फाइटर्स को डिप्लॉय करे, अमेरिका को ये करना ही होगा। भले ही अमेरिका कुछ महीने पहले ही उनको डिप्लॉय करे, लेकिन अमेरिका को अगर एयर सुपीरियरिटी बना के रखनी है तो चीन से आगे उन्हें निकलना ही होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। हम सबको पता है कि इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर के कभी भी एक बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के बाद से ही जो एयरक्राफ्ट की कमी है उसकी बातें सामने आई थी, और ये माना जा रहा था कि F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M के ट्रायल्स के बाद अब इवैल्यूएशन अपने अंतिम दौर तक पहुंच चुका है। तो जी हाँ, ऐसा ही होता दिखाई पड़ रहा है। इंडियन नेवी के सोर्सेज के द्वारा ये बताया गया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल M का जो डिटेल इवैल्यूएशन है वो अपने अंतिम स्टेजेस पे पहुंच चुका है, और दिसंबर के अंत तक इंडियन नेवी कोई भी निर्णय लेने में सक्षम होगी कि आईएनएस विक्रांत के डेक से F-18 उड़ान भरेगा या राफेल M। वही डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं। उनका ये मानना है कि F-18 सुपर हॉर्नेट में विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म का होना और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आईएनएस विक्रांत की लिफ्ट में फिट होना, ये सारी चीज़ें उसको एक एडवांटेज पहुंचाएंगी, और इसीलिए जो F-18 सुपर हॉर्नेट के चांसेस हैं उसे भी राफेल M की तुलना में कहीं ज़्यादा देखा जा रहा है। खैर, ये डिफेंस एक्सपर्ट्स के अपने मत भी हैं। इंडियन नेवी का इससे कोई भी ऑफिशियली लेना देना नहीं है। इंडियन नेवी अब डिसाइड करेगी तो बताएगी कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनके एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेगा। इसके लिए हमें दिसंबर अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि एडवांस टोड आर्टलरी गन सिस्टम जो है भारत की, उसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लेज़र बेस्ड इग्निशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जो कि पुराने प्राइमर बेस्ड फायरिंग सिस्टम्स को रिप्लेस करेगा, जिनका इस्तेमाल एडवांस टोड आर्टलरी गन सिस्टम में किया जाता है। इससे होगा क्या कि इनकी जो रिलायबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी और सेफ्टी है वो कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ATAGS ने लगभग अपने सारे ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया है। वहीं माना यह जा रहा है कि बहुत जल्दी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा 150 ATAGS का जो ऑर्डर है उसके लिए हरी झंडी मिल जाएगी, क्योंकि अभी परसों ही एक अपडेट सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस समय इसको लेकर के जो सोच विचार है वो कर रही है, लेकिन सोर्सेज ये दावा करते हैं कि जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी हुई है,
और बहुत जल्दी किसी भी समय आपको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा तकरीबन 150 की संख्या में जो एडवांस टोड आर्टरी गन सिस्टम है इंडियन आर्मी के लिए, उनकी क्लियरेंस मिल जाएगी, जिसके बाद से जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पर दिए जाएंगे और एक बड़ी संख्या में जो ATAGS हैं वो सेना का हिस्सा बनेंगी। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में कुछ नई चीज़ें भी हुई हैं। एक तरफ जहां रशिया और यूक्रेन के युद्ध में रशिया ने अपनी पूरी हवाई ताकत को झोंक दिया है, तो वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि रशिया को बड़ी संख्या में जो हेलीकॉप्टर्स हैं और एयरक्राफ्ट हैं, इनका नुकसान भी उठाना पड़ा है। और रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि इनके जो K-52 एलिगेटर्स हैं, Su-35 फाइटर्स हैं, ऑलरेडी वो नेटो के हाथ लग चुके हैं और अमेरिका में उनको टेस्टिंग के लिए भेजा भी जा चुका है। लेकिन अब अमेरिका को भी झटके लगने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि हिमार्स जो कि अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था वो रशिया के हाथ लग चुका है और रशिया के इंजीनियर्स ने उसकी डिटेल स्टडी भी शुरू कर दी है। और वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को इस बात का डर है कि रशिया के हाथ लगने के बाद रशिया उसको रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही दावा ये भी किया जाता है कि इसके पहले जो हार्पून मिसाइल है और AGM-88 हार्म है, ये ऑलरेडी रशिया के हाथ लग चुकी हैं और रशिया ने इनकी डिटेल स्टडी शुरू कर दी है। यानी दोनों जो ग्रुप हैं उनके जो मेन वेपन्स हैं एक दूसरे के हाथ लग चुके हैं और दोनों ने उनकी डिटेल अध्ययनों को शुरू कर दिया है। देखना यह है कि आगे चल के इसके क्या परिणाम निकलते हैं। हाल ही में हमने देखा कि आर्मेनिया ने भारत से काफ़ी बड़े जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदे हैं, फिर चाहे वो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हो या हाल ही में 155 mm और 39 कैलिबर की ट्रक माउंटेड हॉविट्जर जो कि $155 मिलियन की लागत में आर्मेनिया के द्वारा ऑर्डर करी गई हैं। और ये जो हॉविट्जर हैं ये 3 साल के अंदर भारत फौज के द्वारा सप्लाई करी जाएंगी। वहीं पाकिस्तान के यहाँ पर जो पाकिस्तान के जिस्म में आग है वो लगनी शुरू हो गई है और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत आर्मेनिया को जो भी डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान उस पर नज़र बनाए हुए है। वहीं आर्मेनिया के एक लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि अभी तक अजरबैजान का साथ पाकिस्तान दे रहा था, लेकिन अब आर्मेनिया के साथ में भारत खड़ा है। भारत से आर्मेनिया और भी आने वाले समय में जो रक्षा उपकरण है वो खरीद सकता है। खैर, अगर अजरबैजान की बात करें तो पाकिस्तान और तुर्की दोनों का सपोर्ट उनको प्राप्त है और आर्मेनिया इस समय भारत के द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों पर डिपेंडेंट है। इसके पहले भी भारत ने आर्मेनिया को तकरीबन स्वाति जो वेपन लोकेटिंग रेडार से वो सप्लाई किए थे, उसके बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और अब जो 155 mm और 39 कैलिबर की हॉविट्जर्स हैं वो भी ऑफर करी गई हैं, जो कि भारत और आर्मेनिया के बढ़ते जो डिफेंस टाइज हैं उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। दोस्तों, पाकिस्तानी किस हद तक फेक प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं और किस हद तक ये झूठा और मक्कार देश है, ये हमसे छिपा नहीं है। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की जो पोल है वो खुलती दिखाई पड़ी है। आपको याद ही होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच में एक डॉग फाइट हुई थी, जहां पर हमारे MiG-21 बाइजन ने जो F-16 फाल्कन है उसको मार गिराया था। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद से हवाई कहानियां बनाना शुरू कर चुका था, जहां पर उसने कहा कि न सिर्फ MiG-21 को उसके द्वारा मार गिराया गया बल्कि उसने भारतीय वायुसेना के एक सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। और दावा तो ये भी किया गया उनके द्वारा कि उनके पास एक इजरायली पायलट भी है जो कि इन जहाज़ों को उड़ा रहा था। हालांकि ना तो इजरायली पायलट आज तक सामने रखा गया और ना ही Su-30 MKI के कोई सबूत सामने रखे गए। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की पोल खुल गई, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस जो कि सरगोधा में है वहाँ पर एक फ़ोटो सामने आई है जहाँ पर देखा जा सकता है कि Su-30 MKI की फ़ोटो रखी गई है और उसके आगे जो लिखा गया है वो काफ़ी हास्यप्रद है, क्योंकि उसके आगे लिखा गया है स्क्वाड्रन 25। यानी पाकिस्तान ने कहा कि स्क्वाड्रन 25, जिसको उन्होंने नाम भी दे दिया हॉक्स, वो सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन है और इसी स्क्वाड्रन के सुखोई 30 MKI को उन्होंने मार गिराया है। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि जो स्क्वाड्रन 25 है वो फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती ही नहीं है। दरअसल ये स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। यानी पाकिस्तान का एक और जो फेक प्रोपेगेंडा था वो एक्सपोज हो चुका है और पाकिस्तान अब जितना नकारे, उनके पास कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जिससे कि वो चीज़ को साबित कर सके कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के किसी भी सुखोई 30 MKI को छुआ भी है। खैर, जो भी हो, पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया जानती है। तो फिलहाल के अपडेट्स में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।